घर चिरागों की हिफाजत उन्हें सौंपी गई, रोशनी बुझ जाएगी धुआं ही बचेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी केयर में। दोस्तों, एक बार पुनः मैं आप लोगों के बीच में आ चुका हूं। आज आप लोगों को इतिहास बताया जाएगा, इतिहास के विषय में पढ़ाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ये है मगध का उत्कर्ष। यानी कि जो मगध साम्राज्य था वो कहाँ से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ, मगध साम्राज्य के बारे में जानते हैं। क्योंकि मगध साम्राज्य के बारे में ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल यानी कि ऐतिहासिक काल में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य अगर कोई था इतिहास के कालखंड में तो मगध हुआ करता था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब मगध का उत्कर्ष हुआ उससे पहले मगध के बारे में जानते हैं कि 16 महाजनपदों में से एक मगध हुआ करता था। जो महाजनपद थे 16 महाजनपद हुआ करते थे। तो उन 16 महाजनपदों में एक था जो कि मगध हुआ करता था। तो मगध के बारे में ये कहा जाता है कि जो मगध था, मगध के संस्थापक बृहदत्त को माना जाता है। किसको माना जाता है? बृहदत्त। अब ये बृहदत्त कौन थे? तो बृहदत्त ऐसा कहा जाता है कि ये जरासंध के पुत्र थे। बृहदत्त जरासंध के पुत्र थे बृहदत्त। वही मगध के बारे में मगध के संस्थापक थे वही बृहदत्त। अब जानते हैं कि जो मगध के उदय का कारण हुआ, क्या कि मगध इतना शक्तिशाली हुआ कैसे, उसके विषय में भी जानने का प्रयत्न करते हैं। अब किसी भी क्षेत्र को मजबूत शक्तिशाली बनने के लिए उसके जो कारण होते हैं वो मुख्य 3 कारण होते हैं। पहला कारण क्या होता है कि वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ के लोग, वहाँ के क्षेत्र का वातावरण कैसा है। यानी कि कह सकते हैं कि पर्यावरण क्या है, भौगोलिक क्षेत्र कह सकते हैं। एक लाइन में बोला जाए तो भौगोलिक क्षेत्र हो सकता है। दूसरा वहाँ का राजनीतिक होता है, फिर आर्थिक क्षेत्र होता है। तो यानी कि आर्थिक, राजनीतिक और भौगोलिक क्षेत्र, ये जो 3 क्षेत्र होते हैं, इन 3 कारणों से ही आप किसी भी क्षेत्र यानी कि किसी भी राज्य हो या किसी भी साम्राज्य के विस्तार का बारे में जान सकते हैं कि वो कितना फल फूलेगा, उसका विस्तार होगा कि नहीं होगा। तो इसका जो प्रमुख कारण हुआ कि मगध इतना शक्तिशाली कैसे बना, मगध के मतलब हर कोई मगध को जीतना चाहता था, या मगध के विषय में कहा जाता है कि बहुत ही संप्रभु यानी कि बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही संप्रभु था। तो ये होता उसमें कि वहाँ की जो आर्थिक स्थितियाँ थी, जो राजनीतिक थी और जो भौगोलिक थी, वो तीनों ही बहुत सुदृढ़ हुआ करती थी। क्या थी? तीनों ही बहुत सुदृढ़ हुआ करती थी। इसीलिए मगध बहुत ही शक्तिशाली हुआ। अब जान लेते हैं कि मगध में वंशों का जो क्रम हुआ वो क्या हुआ। मगध में जो वंशों का क्रम हुआ वह मुख्यतः 4 क्रम आपको जानने होंगे। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। ये जो हर्यक वंश है, शिशुनाग वंश है, नंद वंश है और मौर्य वंश है। तो आज हम जो है हर्यक वंश के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? हर्यक वंश के बारे में आज जानने का हम प्रयास करते हैं कि हर्यक वंश के विषय में क्या था, उसका इतिहास क्या रहा है, उसके बारे में जान लेंगे। लेकिन एक चीज आप और भी जान लीजिए कि जो आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछ भी लिया जाता है कि मगध के वंशों का क्रम को मिलाइए, यानी कि मिलान करने के लिए आ जाता है। तो आपको याद रखना होगा कि हर्यक वंश पहले आएगा, उसके बाद शिशुनाग वंश होगा, फिर नंद वंश होगा, फिर क्या होगा? मौर्य वंश होगा। ये तो आपका हो गया मौर्यों के यानी कि मगध के जो वंशों का क्रम हुआ है उसके बारे में। अब जानते हैं हर्यक वंश के बारे में। तो हर्यक वंश के बारे में ये चीजें जान की हर्यक वंश के बारे में, जो मगध का प्रथम वंश हुआ हर्यक वंश, इस वंश को हम पितृहंता वंश भी कहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इसे पितृहंता क्यों कहा गया है? क्योंकि इसके जो राजा हुए हैं अपने बाप को मार करके गद्दी पे आसीन हुआ करते थे। किसको? अपने बाप को मारे फिर वो गद्दी प्राप्त कर गए। तो चलिए शुरू करते हैं। हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार। बिंदुसार मत समझ लीजिएगा, क्योंकि बिंदुसार और बिंबिसार बहुत ही कॉमन दिखता है, अंतर इसमें बहुत माइनर डिफरेंस होता है। तो इसीलिए आप समझिए कि हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो बिंबिसार था, जो कि 544 ईसा पूर्व में उसकी जो उस वंश के जो क्या की उसने स्थापना की। किसकी? हर्यक वंश की। तो हर्यक वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार करता है। अब यह एक बौद्ध धर्म का अनुयायी हुआ करता था। जो बिंबिसार था ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार ने ही ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज्य को मगध में मिलाया था। बिंबिसार जो था राजा अंगराज्य के जो राजा थे ब्रह्मदत्त, उनको हरा करके मगध में क्या किया? मिला लिया।
किसको मिलाया? अंगराज्य को। किसको मिलाया? अंगराज्य। अंगराज्य का जो राजा था वो कौन था? ब्रह्मदत्त था। यानी कि ब्रह्मदत्त को हरा करके बिंबिसार ने उसको मिला लिया। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी भी बनाई थी। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण किया, निर्माण करके उसे अपनी राजधानी बनाई। फिर बिंबिसार ने लगभग 52 वर्षों तक शासन किया। कितने सालों तक? 52 वर्षों तक शासन बिंबिसार करता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी बनता है कि बुद्ध की सेवा में जो राजवैद्य जीवक थे वो किसके शासन काल में थे? तो जो राजवैद्य जीवक थे वो बिंबिसार के ही शासन काल में थे। तो बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को बिंबिसार ने भेजा था। किसकी सेवा में? बुद्ध की सेवा में। कौन गया था? राजवैद्य जीवक। राजवैद्य जीवक किसके यहाँ थे? बिंबिसार के यहाँ थे। इसके अलावा जो बिंबिसार था वह अवंती के राजा प्रद्योत को भी, अवंती के राजा प्रद्योत को, उनको वो भी जब बीमारी से ग्रसित हुए तो अपने राजवैद्य जीवक को उनको यहाँ भेजा था। कहाँ पे? अवंती में। अवंती के राजा थे प्रद्योत, कुछ बीमारी से ग्रसित हुए तो उनकी सेवा करने के लिए भी इसने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। अब बिंबिसार जो था वो अपने साम्राज्य विस्तार की जो उसकी नीति थी, बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही सरल ढंग से वो अपने साम्राज्य को विस्तार करना चाहता था। तो उसने अपने साम्राज्य विस्तार की नीति के वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। तो वैवाहिक संबंध उसने 3 शादियां की थी। पहली जो उसकी शादी हुई, इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोसला से अपना विवाह किया। कौशल नरेश को मिलाने के लिए क्या किया? महाकोसला से विवाह किया। फिर अगली बार उसकी जो दूसरी शादी होती है वो वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से जीती है। किससे? वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से वो अपनी दूसरी शादी करता है। फिर मध्य देश यानी कि जो आधुनिक पंजाब है, मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा से भी वो शादी करता है। अब ये देखिए, कौशल नरेश के साथ अपना वैवाहिक संबंध स्थापित किया। अब वो उसके साथ जो है उसके रिलेटिव हुए तो वहां से तो कोई खतरा नहीं हुआ। वैशाली के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर तो वहां से भी कोई खतरा नहीं होता है। इसके साथ साथ मध्य जो कि आधुनिक पंजाब है वहां भी वो वैवाहिक संबंध स्थापित कर तो वहां से भी उसको कोई खतरा होने वाला नहीं। यानी कि साम्राज्य विस्तार की नीति में इसने वैवाहिक संबंधों को क्या किया? प्राथमिकता दिया। अब नंबर आता है कि मतलब बिंबिसार की हत्या होती है। अब क्या होगा? अब बिंबिसार की हो जाएगी हत्या। यहाँ पे बिंबिसार की हत्या करके उसके पुत्र अजातशत्रु जो थे वह 493 ईसा पूर्व में क्या करते हैं? गद्दी पर बैठते हैं। कब बैठते हैं? 493 ईसा पूर्व में अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके जो है मगध की गद्दी पर बैठते हैं। बिंबिसार या अजातशत्रु, इसका एक नाम और था कुड़िक। अजातशत्रु इसका एक नाम क्या था? कुड़िक था। और वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। कौन? अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। और यह इसे क्या कहा गया है? इसे कुड़िक भी कहा गया है। इसे कुड़िक भी कहा गया है। किसे? अजातशत्रु को। अजातशत्रु के जो मंत्री थे, अजातशत्रु के मंत्री का नाम वर्षकार था और इन्हीं की सहायता से ही वैशाली पे विजय प्राप्त की गई थी। अब देखिए, बिंबिसार जो थे, बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध वैशाली में अपना स्थापित कर लिया था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित करके वहां से अपने जो रिश्ते थे मधुर बना लिए थे। लेकिन वहीं बिंबिसार का जो पुत्र होता है अजातशत्रु क्या करता है? वैशाली पर आक्रमण करता है और आक्रमण करके वैशाली को अपने में मिला लेने की जीत प्राप्त करता है। यानी कह सकते हैं कि अपने मामा के यहाँ क्या करता है? लड़ाई कर देता है और लड़ाई करके उसे जीत करके अपने साम्राज्य यानी कि मगध में मिला लेता है। तो अजातशत्रु जो था वो उसकी जो साम्राज्य विस्तार नीति थी वह वैवाहिक संबंध न कर उसके उसे कह सकते हुआ युद्ध में जीतता हुआ अपने साम्राज्य को विस्तार करता था। अब अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी 461 ईसा पूर्व में ही। अब नंबर आता है अजातशत्रु की हत्या की। 461 ईसा पूर्व में अजातशत्रु की हत्या उसी के पुत्र उदयन कर देता है। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या बिंबिसार की करता है। अब अजातशत्रु का पुत्र उदयन है। उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके अब क्या करता हुआ 461 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर क्या करता हुआ बैठता है।
कब 4 ईसा पूर्व में। उदयन के विषय में कुछ ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना जान लीजिए कि उदयन पाटलिपुत्र की स्थापना कौन करता है, तो पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही बनता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। यह जैन धर्म का उपासक था। अब जान लेते हैं कि हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था। तो हर्यक वंश का जो अंतिम राजा था वह नागदशक था। अब नागदशक जो था हर्यक वंश का अंतिम राजा होता है। नागदशक को उसके पद से अपदस्थ कर करके अब हमारा वंश आएगा शिशुनाग वंश, यानी कि नागदशक क्या अपने पद से अपदस्थ होता है, उसको अपदस्थ करता है शिशुनाग वंश में। फिर शिशुनाग वहां से शुरू होगा आपका क्या, शिशुनाग वंश, यानी कि इसके बाद अब आएगा आपका शिशुनाग वंश। तो ये तो था हमारा हर्यक वंश। हर्यक वंश की जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं वो ये है कि हर्यक वंश की स्थापना कौन करता है, तो हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार करता है। और राजवैद्य जीवक किसके शासनकाल में थे, तो राजवैद्य जीवक जो थे वह बिंबिसार के शासनकाल में रहते हैं। और अगला है कि बिंबिसार ने अपने वैद्य जीवक को किसकी सेवा के लिए भेजा था, तो महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए भेजा था। और दूसरा नाम आता है कि अवंती नरेश, जो अवंती के नरेश थे राजा प्रद्योत, उनको भी राजवैद्य जीवक को वो भेजा था। फिर जो बिंबिसार था, बिंबिसार ने जो उसकी शादियां उसने की थी, एक तो किया था कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से, फिर वैशाली के चेतक की पुत्री चेलना से, मध्य देश की राजकुमारी जो थी क्षेमा से भी उसने अपनी शादी किया था। फिर बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु करता है। अजातशत्रु करने के बाद अजातशत्रु मगध की गद्दी पर बैठता है। अजातशत्रु का एक उपनाम कुड़िक भी होता है। अजातशत्रु वैशाली पे आक्रमण करता है, वैशाली पे आक्रमण कर करके उसे अपने में मिला लेता है। फिर अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन कर देता है। फिर वो मगध की गद्दी पर बैठता है और उदयन ने ही पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, पाटलिपुत्र की स्थापना करता है। और फिर हर्यक वंश का सबसे अंतिम राजा होता है वो नागदशक होता है। कौन होता है, हर्यक वंश से अंतिम शासक नागदशक होता था। तो ये तो हुआ आपका हर्यक वंश। अब यानी कि नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि शिशुनाग वंश के बारे में बताएंगे कि जो शिशुनाग वंश था उसके बारे में आप जो हम बताएंगे कि उसका जो इतिहास रहा है वो क्या रहा है। तो आशा करता हूं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर अपने अगले टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद।